गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो डेली क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसी सीरीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। इनसाइट के दिसंबर मंथ के करंट अफेयर बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इस पूरे सेशन में आपको क्या मिलेगा, ये जो है हमारा इनसाइट के दिसंबर मंथ की करंट अफेयर का 5वां टॉपिक है, डेट इज रिलेटेड टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन दिस सेक्शन वी आर डिस्कसिंग अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन रिलेटेड टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट आर न्यूज इन दिसंबर मंथ। बाय द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो PYQ है, जो आपके साइंस से पूछे गए स्पेसिफिकली ऑफ 10 ईयर, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आपका इंटरनेशनल बॉडी से रिलेटेड रहेगा, और उसमें जो 5 साल के अभी तक क्वेश्चन पूछे गए जो यहाँ से इंटरनेशनल बॉडी से, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनीवे लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द स्पेशल इनिशिएटिव। मतलब आज ये जो थिंग्स हैं ये मैंने पहली बार ऐड की। अगर आपको अच्छे लगे तो डू अप्रिशिएट इट, राइट। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइट टेक्नोलॉजी जो है अभी न्यूज़ में हुआ करती थी, वो किस से रिलेट करती है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये फुटबॉल से रिलेटेड है। फुटबॉल क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि देखो अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है। यस, फीफा वर्ल्ड कप हुआ कहाँ पे था, कतर के अंदर। कतर वैसे तो ये समर में होना चाहिए था, लेकिन ये जो है विंटर में हुआ, इट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट तो यहाँ पे फुटबॉल आपको याद है। फीफा हैज़ इम्प्लीमेंटेड व्हाट दे कॉल सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइट टेक्नोलॉजी दिस वर्ल्ड कप। इसमें बेसिकली होता क्या था कि जो फुटबॉल है वो किस दिशा के अंदर जा रही है, कहाँ पे जा रही है, कितने टाइमिंग में जा रही है, मतलब हर चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड की गई थी। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। और याद रखिएगा जो बॉल का नाम रखा गया था वो अल रिहाला था, अल रिहाला। ठीक है, जीता कौन था, तो याद रखना फ्रांस जो है रनर अप रहा था, जीता था अर्जेंटीना। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार कौन फीफा जीते, तो कनाडा के पास ये रिकॉर्ड है, 5 बार वो जीता है। ओके, और नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होंगे ये आपको बताना है। एनीवे लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड द मंकी पॉक्स या फिर एम पॉक्स, क्योंकि अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया। और ये है क्या, एक वायरल डिजीज़ है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, एक वायरल डिजीज़ है और ये जूनोटिक भी है। मतलब ये है कि ये जो है फैल सकती है ह्यूमन टू ह्यूमन, ह्यूमन टू एनिमल, एनिमल टू ह्यूमन। बट जो ये पूरी की प्रोसेस जो फैलने का है वो लिमिटेड है, बेसिकली इट इज़ वेरी मच लिमिटेड, राइट। बट येस वी कैन से दैट इट इज़ जूनोटिक। अच्छा, और यहाँ से आपको याद रखना है कि ये सबसे पहले बार जो सेम सेक्स जो करते हैं, मतलब जो होमोजाइगस पॉपुलेशन है, जिसको हम लेस्बियन गे भी कह सकते हैं, तो उनमें ज़्यादा देखने को मिला था। और ये जो है ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाती है। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट। वायरल मंकी पॉक्स इज़ अ वायरल रेयर वायरल इन्फेक्शन सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स, दैट इज़ करेक्ट। और स्मॉल पॉक्स को हम इरेडिकेट कर चुके हैं 1977 में, ये इंडिया से इरेडिकेट हो चुका था। और ये जो फैलता है वायरोला जुरस्टर वायरस से फैलता है, जो एक रेट्रोवायरस है। ठीक है, monkeypox is zoonosis, that means the disease is transmitted from infected animal to human, that is possibility in very limited way। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है लिमिटेड होता है, दैट इज करेक्ट। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे से मोंकी पोक्स इज अ ऑर्थो वायरस विच इज जीनस ऑफ वायरस दैट इंक्लूड द वायरोला वायरस विच कोज स्मॉल पॉक्स दैट वैक्सीन। तो वैक्सीन भी सेम ही यहाँ पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, विच वाज इन स्मॉल पॉक्स। मोंकी पॉक्स का सिम्टम सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स, जो ब्लिस्टर से हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, वही है यहाँ पे। बट लेकिन जो आपके स्मॉल पॉक्स है वो ज़्यादा सीवियर होता है एज कम्पेयर टू मोंकी पॉक्स। ह्यूमन टू ह्यूमन जो है वो ट्रांसमिशन लिमिटेड है। ट्रांसमिशन अकर ओनली वी कैन ब्रीथ कॉन्टैक्ट विद बॉडली लीजन स्किन, या फिर जो भी आपके ड्रॉपलेट है सलाइवा अगर कांटेक्ट में आ जाता है तब ये फैलता है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी न्यूज़ में है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। रिसेंटली मोंकी पॉक्स हैज स्प्रेड मेनली इन द USA एंड यूरोप, प्राइमरली अमंग मैन विद हैव अ सेम सेक्स विद मैन। जैसे मतलब जो आपकी लेस्बियन पॉपुलेशन है, लेस्बियन पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। मोंकी पॉक्स वाज नेम्ड आफ्टर द वायरस दैट कॉजेज द डिजीज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन कैप्टिव मंकी, दैट इज़ करेक्ट। कि जो है कैप्टिव जो आपकी मंकी है वो वहाँ पे पहली बार देखने को मिली थी, दैट इट्स नेम इज कॉल्ड लाइक दैट। Assigning name to new and existing disease responsibility of the WHO under the international classification of disease। मतलब ये है कि जो न्यू वायरस या डिजीज़ फाइंड आउट होती है तो WHO जो है उसका नामकरण करता है क्या स्टेटमेंट से, तो ये दैट इज़ करेक्ट। ठीक है, जिस वजह से इसने नाम चेंज कर दिया। WHO अनाउंस्ड
it would start using the term mpox for monkeypox which was infected about 80,000 people in the first major outbreak जो वायरल का हुआ था अफ्रीका के अंदर, और 1970 में ये सबसे पहले खोजा गया था। WHO असाइन द नेम, पहले ये भी याद रखिएगा, और किस के अंडर में, अंडर द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के बारे में। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जिनके ऊपर ज़्यादा शोध नहीं हुई है, उनसे रिलेटेड मतलब ये है कि वैक्सीन या फिर उनका एंटीबॉडीज़ एंटीडोट प्रेजेंट नहीं होता है, वो आपकी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ होती है। क्यों होता है? क्योंकि ये उस एरिया में होते हैं जो खुद गरीब है, उनकी परचेजिंग पावर इतनी कम है, तो जो उनको अगर ये बीमारी हो जाती है तो वो ये दवाई नहीं खरीदते हैं। अगर ये दवाई नहीं खरीदते हैं तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं मतलब वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 20 डिजीज़ है जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के अंडर में आती है, और ये कहाँ पे, सब साहारन रीजन में पार्ट बनाते हैं। लेट्स सी, they are the infectious that are common among the marginalized community that are found in developing region like Africa and Asia. That is absolutely correct. They are caused by variety of pathogen. हाँ सही बात है, बैक्टीरिया से भी होता है, वायरस, प्रोटोजोआ, पैरासिटिक वर्म्स और नेमाटोड, राउंड वर्म। ठीक है, नंबर थर्ड, HIV, एड्स एंड मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस का तो अभी उस पे ऊपर वेरी मच शोध चल रही है। मलेरिया की जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल है, और मलेरिया किस से रुक सकता है, तो लेमन ग्रास, याद रखिएगा, लेमन ग्रास से भी रुक सकता है, नीम ऑयल से रुक सकता है, और जो आपकी चिंचोना की जो बार्क होती है ना, वहाँ से भी इसको हम रोक सकते हैं। राइट, नंबर तो मेरे हिसाब से दो पहली और स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन थर्ड गलत है। क्योंकि अगर जब हम एग्जांपल की बात करते हैं ना, सम एग्जांपल, फॉर एग्जांपल स्नेक बाइट, स्कैबीज़ जो एक बैक्टीरिया से होती है, योज, ट्रैकोमा जो आपके आंखों से रिलेटेड, चगास डिजीज़, ये सारी की सारी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में आती है। ये कौन सी डिजीज़ होती है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका में पाई जाती है, वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। कोज्ड बाय द वेराइटी ऑफ पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड पैरासिटिक वर्म से ये हो पाती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। बाकी आप नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रेबीज़, डेंगू एंड चिकनगुनिया भी आपका वायरल नेग्लेक्टेड डिजीज़ में आ जाता है। लेप्रोसी, ट्रोकोमा, यॉज, हेलमेंथ से ये बीमारी आपकी फैलती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टिफ पर्सन सिंड्रोम, अभी न्यूज़ में था। स्टिफ पर्सन सिंड्रोम इज़ अ रेयर ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। यस, सही बात है कि ये जो है रेयर है, पहली बात तो ये बहुत कम होती है। ऑटो इम्यून है, मतलब ऑटो इम्यून जो डिजीज़ होती है, फॉर एग्जांपल आपने रेटोमाइड अर्थराइटिड का नाम सुना होगा, जो अपना ही शरीर अपने आप को ही ख़त्म करना शुरू कर देता है, सेल जो है खुद को ही टारगेट करना स्टार्ट कर देती है। इट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कैन गिव रिजिडिटी थ्रू आउट द बॉडी एंड पेनफुल मसल स्पैज्म। सही बात है, ये जो है जो आपकी मसल्स है उसमें स्पैम क्रिएट कर देती है, जिससे उनकी रिजिडिटी बढ़ जाती है। देयर इज़ नो क्योर फॉर स्टिफ पर्सन सिंड्रोम, ऐसी डिजीज का जो है क्योर नहीं पाया जाता, तो ये सही है बिल्कुल। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। स्टिफ पर्सन सिंड्रोम इज अ रेयर ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल कंडीशन दैट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कैन कॉज रिजिडिटी थ्रू आउट द बॉडी एंड पेनफुल मसल स्पैम। स्टिफ पर्सन सिंड्रोम ऑफन बीन विद द स्टिफनेस इन टोर्सो एंड एब्डोमेन, मतलब यहाँ पे रिजिडिटी सी आ जाती है। और कौन कौन रिस्क पे होते हैं ये देख लीजिए। देखो हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो 5 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हमें लेने पड़ेंगे। ओके, जो क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं वो 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, और ये साइंस का पोर्शन हम ले रहे हैं। ठीक है, ओके। नीम ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। नीम ट्री, तो ये था पहली स्टेटमेंट में, नीम ट्री जो है हम यूज़ कर सकते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड, मतलब ये है कि नीम ट्री को हम इंसेक्टिसाइड के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। स्टेटमेंट सही? यस, बिल्कुल सही बात है। और क्यों सही है? क्योंकि नीम के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है, उसका नाम है एज़राट्रिचिटिन। ये जो है यूज़ किया जाता है किसी पेस्ट को मारने के लिए जो अराउंड द नीम ट्री पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि नीम के अंदर ये एक्टिव कंपाउंड है, दिस वन एस्टाचिथिन, जो पेस्टिसाइड को मारने का काम करता है। ठीक है, और ये जो है नीम को जो हम जो है फार्मेसी ऑफ विलेज भी कहते हैं, या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। बाकी नीम जो है फ्यूल वगैरह में भी काम आता है। ये जो है एंटी फंगल
प्रॉपर्टी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी जो है नीम की पाई जाती है। ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन जो 2014 में साइंस से पूछा गया था, जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? देखो, फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जो सेंट्रल मेटल होता है उसमें मैग्नीशियम होता है। ठीक है, जो रिएक्शन होती है सबसे ज़्यादा किस लाइट में होती है? तो वाइट लाइट में होती है, फिर आपकी रेड लाइट में होती है, और ब्लू लाइट में होती है। सबसे कम किस में होती है? ग्रीन लाइट में होती है। ग्रीन लाइट को ये जो है रिफ्लेक्ट कर देता है, क्योंकि, है ना। और जो यहाँ से पूछा जाता है, जो फोटोसिंथेसिस वो कहाँ पे होती है? देखो, 3 टाइप के प्लांट होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक होता है आपका C2 प्लांट, एक होता है C3 प्लांट, एंड एक होता है C4 प्लांट। C2 प्लांट जो है कैक्टस वगैरह के जो प्लांट होते हैं, और ऑप्टूनिया इस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो शाम को होती है। जो दिन में फोटोसिंथेटिकली जो प्रोसेस होती है वो होती तो है, लेकिन जो CO2 चाहिए होती है वो प्लांट जो है, मतलब जो पत्ते हैं वो खुद ही बना लेते हैं। ठीक है, और रात को ही वो जो अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं। तो ये C2 टाइप ऑफ प्लांट है। C3 जो है, जो ये पूरी प्रोसेस होती है वो मीजोफिलिक सेल्स के अंदर होती है, जो नॉर्मली सभी में होते हैं, जिसमें 2 रिएक्शन होती है। एक होती है आपकी डार्क रिएक्शन, और एक होती है आपकी लाइट रिएक्शन। सबसे पहले लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, जिसको हम रुबिस्को बोलते हैं, वो जो है इसमें डार्क रिएक्शन में काम आता है, और फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। C4 प्लांट में जो है, ये जो आपकी पूरी प्रोसेस होती है वो बंडल शीथ सेल के अंदर होती है। इसमें CO2 जो है बाहर नहीं निकल पाती, ये थोड़ा डिफरेंट मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। C4 के एग्जांपल मेज और शुगर के ना अच्छा एग्जांपल बनाते हैं। मीजोफिल में, मतलब C3 प्लांट में सारे अप्रोक्सीमेटली सभी प्लांट इसका एग्जाम्पल है ना। और जो आपको याद रखना होता है कि जो फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस होती है, इसमें होता क्या है? CO2 को लिया जाता है, H2 की रिएक्शन होती है, और जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज जो है रिजर्व होके रूट में स्टोर हो जाता है। किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, स्टार्च और सेलुलोज में 2 डिफरेंस आपको याद होना चाहिए कि आयोडीन टेस्ट स्टार्च दे पाता है, लेकिन जो आपका सेलुलोज वो नहीं दे पाता है। C6 मतलब ये जो CO2 होता है, ये तो हम इन्वायरमेंट से ले लेते हैं। H2 जो है, इसकी सबसे पहले फोटोलिसिस होती है, और वहीं से ऑक्सीजन निकल कर आती है। ठीक है, और जब ये इसकी फोटोलिसिस होती है तो यहाँ से एक एनर्जी ATP बनती है इन द फॉर्म ऑफ ADPH, और जिसकी वजह से पूरी रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड होती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो ये था आपका नाम नीम ट्री से क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटोसिंथेसिस का मैंने बता दिया। नंबर 3 है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है एक तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और एक होती है ट्रांसजेनिक प्रोपोगेशन। देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो सेल्स होती हैं वो सेम ही हो, मतलब सोमैटिक, मतलब ये कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, इसमें जो रिजल्ट होता है वो आपका क्लोन्ड एनिमल बनता है, मतलब सेम। ये कहाँ पे होती है? तो याद रखिएगा, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पे ये पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, जब हम ट्रांसजेनिक की बात करते हैं तो हम यहाँ पे DNA में चेंज करते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें चेंज आता है ना, और इसमें हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें लेकिन कुछ भी चेंज नहीं होगा। जिस तरीके का आपका पेरेंट है इज इक्वल टू बेबी, लेकिन यहाँ पे पेरेंट और जो आपका ऑफस्प्रिंग होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल यू कैन सी है। क्वेश्चन पूछा गया था, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो मतलब जो पॉपुलेशन है वो कोलोनल पॉपुलेशन को प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल सेम क्लोन पॉपुलेशन को जो है सेम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये जो है मोस्ट ऑफ द ईयर एक्टिव रहता है। ओके, और जो अगर वायरस अगर आपके पहले मतलब आपके पेरेंट सेल में है तो जो आपका क्लोनल जो स्प्रिंग होगा उसमें भी वो जो डिजीज़ है वो आ जाएगी। बट अगर हम ट्रांसजेनिक की बात करें तो इसमें कुछ चेंजेस आ सकता है। ठीक है, आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगला है अच्छा, यूज टू क्रिएट ट्रांसजेनिक क्रॉप। ट्रांसजेनिक क्रॉप जैसे मैंने बताया था अभी, ट्रांसजेनिक क्रॉप में हम DNA में चेंज करते हैं, जिसकी वजह से उसमें चेंज आ जाता है। इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? तो जीन साइलेंसिंग में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे DNA में चेंज करते हैं। और जो साइटोप्लाज्मिक स्टेरिलिटी है ये भी हम कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको याद रखना व्हाट इज़ ओड। ये पूछा गया था कि इसमें से ओड क्या है। एक तो क्रैब एग्जाम्पल दिया गया था, माइट एग्जाम्पल दिया गया था, और स्पाइडर
एंड आपका है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ये एक क्वेश्चन था और पूछा था कि इसमें से अलग क्या है, तो क्रैब अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि एर्थोपोडा ग्रुप का पार्ट बनाता है, लेकिन जो माइट है, स्कॉर्पियो है और स्पाइडर है, वो भी एर्थोपोडा का ही पार्ट बना, लेकिन इसमें थोड़े से डिफ्रेंशिएशन है। क्योंकि एर्थोपोडा ग्रुप के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इनमें एक एंटीना होते हैं, यहाँ पे एक थोरैसिक होते हैं, एक पोर्शन, मतलब पूरी बॉडी जो है 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जो आउटर लेयर होती है वो चिटिन से बनी होती है, ठीक है। और लेकिन जब हम बात करें स्पाइडर की, ये जो है इसमें जो टांगे हैं, मतलब पैर है, वो 4 पेयर पाए जाते हैं, लेकिन आर्थ्रोपोड में 3 पेयर पाए जाते हैं ना। और ये जो उसका पूरी बॉडी वो एक मास की तरीके से है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्रैब अलग है, याद रखिएगा। स्पाइडर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका जब फीमेल कोपुलेट करती है उसको इतनी भूख लगती है कि वो जो है मेल पार्टनर को खा जाती है, ठीक है। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा। पर जो ये वाली पूरी फैमिली है, इस फैमिली को हम आर्केनिडा फैमिली के नाम से जानते हैं, और इस फैमिली के जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी पूछते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैमिली में से आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला उसी साल एक क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर एग्जांपल आपको फूड चेन का एग्जांपल दिया गया था, कई सारे एग्जांपल थे, मतलब उसमें 3 ही था बेसिकली, लेकिन उसको ही जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में लगाया गया था। फॉर एग्जांपल आपका डायटम जो एक एल्गा थी, फिर आपका क्रूस्टेशियंस जो आपका फिश वाले ऑर्गेनिज्म थे, एक था आपका हरिंग जो एक कार्निवोर्स एनिमल था। तो डायटम प्रोड्यूसर की ये आपके हर्बीवोर्स में और ये आपके कार्निवोर्स में आ गए थे। इस तरीके से आपको फूड चेन को लगाना था। आगे बढ़ते थे। अच्छा, जो ऐसी कौन कौन सी डिजीज़ है जो इरेडिकेट की जा चुकी है इंडिया से, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन कौन सी है भाई, याद रखिएगा। एक तो स्मॉल पॉक्स है, पोलियो है, रिंडरपीस्ट है, ठीक है। और इसके लिए हमने एक मिशन इंद्रधनुष भी चला रखा है, जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, ताकि उसको हम क्योर कर पाएँ। फॉर एग्जांपल जैसे आपको डीपीटी याद रख सकते हैं, बीसीजी याद रख सकते हैं, इसी तरीके से एमएमआर याद रख सकते हैं, जिसमें मम्प्स, मिजल्स और रूबेला आता है, एमआर भी आप इसको बोल सकते हैं। इसी के साथ पोलियो आपको याद रखना है। इसी के साथ आपको जेई और इंसेफ्लाइटिस, हेपेटाइटिस बी, तो ये सारी की सारी डिजीज़ जो मिशन इंद्रधनुष के अंदर कवर होती है, ठीक है। और जो और कौन कौन सी हम ख़त्म कर चुके हैं अपनी कंट्री से डिजीज़, पोलियो मैंने बता दिया, तो यही है रिंडरपेस्ट, स्मॉल पॉक्स एंड और गुइना वॉर्म एक और डिजीज़ जो हमने अपनी कंट्री से ख़त्म कर दिया है। उसी के साथ जो आपको एक पॉइंट और यहाँ से याद रखना है, स्मॉल डायप्थीरिया को नहीं किया है, और चिकन पॉक्स जो है वायरला जुरेस्टर नाम के बैक्टीरिया से होता है। ओके, लेट्स सी। अगला जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो हाइबरनेशन की जो पूरी प्रोसेस है, कौन कौन हाइबरनेट करते हैं? बैट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बियर भी करते हैं, रोडेंट फैमिली करती है, मतलब ये एम्फीबियंस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो है अपना टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं कर पाते। वो इन्वायरमेंट का जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उनकी बॉडी का भी टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो मतलब उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है ना ये, ठीक है। अब अगला है विटामिन सी। क्या स्कर्वी होती है? बिल्कुल सही बात है, स्कर्वी होती है। विटामिन डी की कमी से रिकट हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से स्टर्लिटी हो जाती है, याद रखिएगा। और विटामिन सी जो है कोलाजन बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब विटामिन सी की बात करते हैं तो इसका जो केमिकल नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से बता दिया। और विटामिन सी जो है आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये सबसे ज़्यादा जो है इंडियन गूसबेरी के अंदर पाई जाती है, जो एक आंवला की स्पीसीज़ है, ठीक है। और ये जो है ग्रीन चिली के अंदर भी पाया जाता है। विटामिन डी जो है इसमें जो है कैल्सीफ्लोल जो है, और ये स्टोर कहाँ पे होता है? तो आपका स्किन के अंदर स्टोर हो जाता है। विटामिन स्टेबिलिटी है, यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगले उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, लीचेंस क्या है? लीचेन इज नथिंग बट अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द एल्गा एंड फंजाई। एल्गा क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करती हैं, और जो उसको हेल्प करता है जैसे पानी वगैरह प्रोवाइड करना, मिनरल प्रोवाइड करना, ये फंजाई का काम होता है, ठीक है। और आपस में ये जो है ये इसको फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। फंजाई ये कह सकते हैं कि ये जो है एक रूट का काम करता है एल्गा के लिए, ठीक है। अगले एक क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट जो है क्यों ये हार्मफुल है? इसके बारे में मैं कल बताऊंगी क्या होते हैं ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट। बट ये जो है हाईली रेजिस्टेंट है, मतलब डिग्रेड नहीं होते इन्वायरमेंट के अंदर। और ये जो है ह्यूमन के जो फैटी टिश्यू है उसमें जो है स्टोर हो सकते हैं। तो डेट्स वाई इट इज हैज़ अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द ह्यूमन हेल्थ, सो डेट वाई दे आर हार्मफुल एक्चुअली। अगला है नैनो पार्टिकल के बारे में। नैनो पार्टिकल जो है
क्या क्या कर सकते हैं, इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। ये जो है वाटर के अंदर अकुमुलेट हो सकते हैं, अगर ये हमारी बॉडी में पहुंच जाए तो फ्री रेडिकल बना सकता है और ये जो फूड चेन में एंटर हो सकता है, जिसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमें अनइंटेंडेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस जो हम अभी तक नहीं जानते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन 2014 का जो पूछा गया था वो था आपका क्लस्टर बीम के बारे में। क्लस्टर बीम जिसको हम गुआर के नाम से भी जानते हैं, क्या जानते हैं, गुआर। ये जो है गुआर पूछा गया था, ये यूज़ कहाँ पे होता है। ये जो है शेल गैस के एक्सट्रैक्शन में, किसके गैस में, शेल गैस के एक्सट्रैक्शन में यूज़ होता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो है आइसक्रीम वगैरह में भी इसका यूज़ होता है। तो दीज आर द क्वेश्चन ऑफ, ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो 2014 के क्वेश्चन थे। लेट्स सी द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ द करंट अफेयर। लेड कंटेंट अगर ह्यूमन बॉडी में क्या कोज कर, सबसे पहली बात तो ये जो ब्रेन किडनी को जो है अफेक्ट करता है, पहली बात तो ये याद रखना। और सेकंड जो है मेंटल हेल्थ को भी ये रिटार्ड कर देते हैं। और जो हमारे बच्चे होते हैं, मतलब जो जिनकी बोन्स अभी बन रही होती है, उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, मतलब वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। ठीक है। लेड कहाँ पे नहीं पाए जाते, लेड पेंसिल होते हैं वहाँ पे नहीं पाए जाते, पेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, लिपस्टिक वगैरह में भी लेड का यूज़ होता है, लेकिन अब कम कर दिया गया। एनीवे, लेड स्टोर इन टीथ एंड बोन वेरी टू कम्युलेट ओवर टाइम, ये सही बात है। जो ये स्टोर होता है वो टीथ एंड बोन्स के अंदर होते हैं, दैट इज करेक्ट। ठीक है। WHO हैज़ आइडेंटिफाइड लेड एज वन ऑफ द केमिकल ऑफ द मेजर पब्लिक कंसर्न, तो ये भी सही है। यंग चिल्ड्रन जो है ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं अगर लेड एक्सपोजर होता है, बिल्कुल सही है। ग्लोबल अलायंस टू एलिमिनेट लेड पेंट इज वॉलंटरी पार्टनरशिप बिटवीन बाय द यूनाइटेड नेशन, UNEP एंड WHO। तो मेरे हिसाब से चारों की चारों स्टेटमेंट जहाँ तक मुझे लग रहा है सही है। येस, अगर यू कैन सी हियर द लेड इज बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ब्रेन, किडनी, लीवर एंड बोन। ये जो है स्टोर होता है टीथ और बोन्स में जाके, एंड इट एक्यूमुलेट ओवर टाइम देयर। लेड जो है एक ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बिकम अ सोर्स ऑफ एक्सपोजर इन, मतलब ये है कि फिटनेस को जो है ये खराब कर सकते हैं, बीमारी कर सकते हैं। और ये वो 10 केमिकल हैं जो मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न में WHO ने रखे हैं। ये जो है UNEP का ग्लोबल अलायंस टू एलिमिनेट का एक प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन एंड UNEP, राइट, यू कैन सी हियर। अच्छा सॉरी, UNEP और WHO, ओके। एक पॉइंट आपको यहाँ से और याद रखना है, लेड के बारे में तो मैं बता चुकी हूँ। WHO की बात करते हैं 1948 में स्थापना होती है, कब होती है, तो 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल को इसलिए हम जो है हेल्थ डे भी मनाते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, और जैसे लेड होते हैं इसी तरीके से जो मेटलिक डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल इटाई डिजीज जो कैडियम की वजह से, जिससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट किडनी को होता है। इसी तरीके से मिनीमाटर डिजीज जो मरकरी के इफेक्ट की वजह से होते हैं। इसी तरीके से आप याद रखिए, नाइट्रेट जब ज़्यादा हो जाता है तो मिथेनोग्लोबिन नाम की डिजीज़ हो जाती है, जिसमें पूरा का पूरा शरीर जो है ब्लू होना स्टार्ट हो जाता है। उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी हम जानते हैं। एनीवे, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोवेव के बारे में पूछा जा रहा है। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, अगर हमारी विजिबल रेंज ये है तो उसके बाद आपकी इंफ्रारेड आती है, इंफ्रारेड के बाद जो है रेडियो वेव, नहीं, माइक्रोवेव आता है और फिर रेडियो वेव आता है, राइट। लेट्स सी अबाउट द रिगार्डिंग द माइक्रोवेव। माइक्रोवेव यू कैन सी हियर द कहाँ पे होता है, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह में इसका यूज़ होता है। और ये जो है वाटर जो है इसको ऑब्जर्व कर ले, तो ओवन में भी हम इसका यूज़ करते हैं। और ये ग्लास को पास कर जाता है, मतलब इसकी वेवलेंथ पास कर जाती है, लेकिन मेटल से टकरा के वापस आ जाता है। लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट। दे फॉल अंडर द इंफ्रारेड रेडिएशन एंड रेडियो वेव इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब ये है कि इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव के बीच में पड़ता है। येस, वी कैन से डैट, ठीक है, आप देख ही सकते हैं। ग्लास एंड प्लास्टिक मटेरियल रिफ्लेक्ट माइक्रोवेव, नहीं, ये पास कर जाते हैं, तो ये सेकंड गलत हो जाएगा। माइक्रोवेव आर सर्टेन फ्रीक्वेंसी आर ऑब्जर्व, यस, कुछ मतलब वाटर भी जो है इसको ऑब्जर्व कर पाता है, तो यस ये थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये विजिबल रेंज आ जाएगी, उससे जो है UV रेज आ जाती है, उसके बाद एक्स रेज आ जाती है, फिर गामा रेडिएशन आ जाती है। इस तरीके से आपको स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए। 3 रेज इस साइड है, 3 रेज इस साइड है आफ्टर विजिबल, ओके। तो सी ऑप्शन यहाँ पे है, तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। माइक्रोवेव आर डिफाइंड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसकी जो वेवलेंथ है या फिर जो इसकी फ्रीक्वेंसी 300 से लेकर 330 गीगाहर्ट्ज तक लाई करती है। ये जो इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव के बीच में पड़ता है, मेटल सर्फेस से रिफ्लेक्ट हो जाता है। माइक्रोवेव सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर लिया जाता है वाटर के द्वारा, जिसकी वजह से हम इसको ओवन में यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज अफेक्टेड बाय वेव सच एज रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। माइक्रोवेव का पास थ्रू द ग्लास एंड प्लास्टिक, ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट द हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट के बारे में पूछा जा रहा है। दे आर द एडवांस अनमैन्ड फ्लाइंग स्टीम दैट ऑपरेट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। तो
दैट इज़ करेक्ट। और ये जो सेटेलाइट है वो बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी पे काम करती है, मतलब ये है कि अगर आपके सामने भी नहीं होगा तब भी आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे, दैट इज़ करेक्ट। दे आर इंटेंडेड टू रिप्लेस द कन्वेंशनल अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो ये सही है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, लेकिन आंसर यहाँ पे थोड़ा गलत दे रहेगा, ऑप्शन यहाँ पे थोड़े से मिस्टेक है ना, एक बार आप यहाँ पे पढ़िएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। By analyzing selected DNA sequences, a crime laboratory can develop a profile to be used in identifying a suspect। मतलब ये है कि हम DNA को कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से हम उसका जो पैटर्निटी है, क्या उसी ने खून किया है या नहीं किया, या फिर जो मतलब जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उससे मैच होता है या नहीं होता है। तो डीएनए हम कहाँ से ले सकते हैं, बेसिकली क्वेश्चन ये है, क्या हेयर से ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और हेयर में कौन सा प्रोटीन होता है, तो कैराटिन नाम का प्रोटीन होता है, ठीक है। और अगर विटामिन पूछा जाए तो इनकी डेवलपमेंट में B7 विटामिन जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हेयर की जब हम बात करें तो इसमें ब्लैक कलर मेलामीन की वजह से आता है, ठीक है। और ब्लैक कलर जो हेयर के वो डोमिनेंट एक जीन बनाता है। बोन में पाए जाते हैं, बिल्कुल, बोन एक कनेक्टिव और हार्डेस्ट टिश्यू है, ठीक है। सलाइवा की बात करें तो इसमें अमाइलेज और टाइलिन लाइजोसोम्स पाए जाते हैं। ब्लड की बात करेंगे तो इसमें 45% जो है कॉर्पस्कल होती है और 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का मेजर पोर्शन 90% ऑफ द पोर्शन इज जस्ट वाटर। और कौन सा प्रोटीन वहाँ पे पाए जाते हैं, तो फाइब्रिनोजन, ठीक है, जो आपके मतलब जो प्लेटलेट होती है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है बेसिकली, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे देखते हैं ईच पर्सन डीएनए एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन, उनका डिफरेंट होता है जिसकी वजह से हम पहचान पाते हैं। ओके, कुछ और 2015 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, 2014 के हम कर चुके हैं। 2015 की बात करते हैं तो अगर हम नाइट्रोजन एक्सेसिवली यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर में तो क्या होता है, तो याद रखिएगा एसिडिटी जो है, एसिडिटी सॉइल की इंक्रीज़ हो जाती है, एसिडिटी जो है सॉइल की इंक्रीज़ हो जाती है। और इस एसिडिटी को कम करने के लिए जो हमारा सोल्यूशन निकल कर आता है वो उसमें हम जिप्सम को ऐड करते हैं, जिसमें कैल्शियम सल्फेट एक सोल्यूशन होता है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट से बना होता है। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें जो है नाइट्रेट जो है ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाता है, तो ये भी आप याद रखना। और इसमें मतलब अगर हम प्लांट की बात करें, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया को आपको पता नहीं, जैसे नोस्टोकाना बिना एजोटोबैक्टर, ये सारे के सारे आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, उसी के साथ आपको याद रखना जो प्लांट होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट जो है अब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन किस फॉर्म में, या तो नाइट्रेट की फॉर्म में, और कुछ जो प्लांट होते हैं वो अमोनिया की फॉर्म में भी जो है कन्वर्ट कर लेते हैं। पर मेजरली अगर पूछा जाए नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, NO3 नेगेटिव। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन होती है उसको स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, तो यही NO3 जो है वहाँ पे स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने बता दिया। एनीवे, सेकंड क्वेश्चन है जो आपको 2015 में पूछा गया था H1N1 के वायरस के बारे में, और आपका है H5N1 के वायरस के बारे में। H1N1 की बात करें तो स्वाइन फ्लू जो बैक्टीरिया, ये डबल स्टैंडर्ड बैक्टीरिया, और ये इन्फ्लुएंजा कोज करता है, ठीक है। H5N1 की जब हम बात करते हैं तो ये बर्ड से फैलता है, ठीक है, बर्ड फ्लू, ओके। और इसका जो मेजर कैरियर जो है पिग्स होते हैं, और पिग्स जो है एक और डिजीज़ को कोज करते हैं, क्या आप बता सकते हैं। बेसिकली वो क्या होता है कि जब आप मतलब जो पोर्क होता है, पोर्क समझते हो, जो पिग का जो मीट होता है उसको हम पोर्क बोलते हैं, ठीक है। जब आप खाते हो तो उसमें होता है, क्योंकि पिग के पोर्क में जो नेमाटोड पाया जाता है, अगर वो बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो जो दिमाग में बीमारी कोज कर सकता है, राइट। एनीवे, बात ये नहीं थी। अच्छा, डेंगू फीवर और चिकनगुनिया पूछा जाए। डेंगू फीवर जो है आपका किससे होता है, तो ये वायरस से होता है। पहली बात तो इसको वेक्टर, मतलब इसको लेके कौन जाता है, वेक्टर कौन होता है, तो एक बच्चर होता है एडीज एजिप्टी। उसी तरीके से चिकनगुनिया होता है। चिकनगुनिया जो है आपका वायरस से फैलता है, ये आपको याद रखना है। एनीवे, अब बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी जो है, जब अगर हम हेल्थ में कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, तो याद रखिएगा इसको हम टारगेटेड जीन थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द जीन थेरेपी प्लस इम्यून सिस्टम को हम अपग्रेड करने में भी जो है नैनो टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर द क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन 2015। अब बात करते हैं 2016 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, वायरस जो है किस किस को इन्फेक्ट कर सकते हैं। वायरस जो है याद रखिएगा, वायरस जो है इवांश के नाम के जो साइंटिस्ट हुआ करते थे उनके द्वारा खोजा गया था। वायरस का जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये जो है आपके प्रोटीन होते हैं, और ये कैस्पिड से बना होता है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए हो सकता है, डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड होगा। आरएनए हो सकता है,
अगर आरएनए है तो उसको रिट्रोवायरस के नाम से जानते हैं, डीएनए है तो एडनोवायरस के नाम से जानते हैं। और इसका एग्जाम्पल फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, ओके। अच्छा, आपसे ये पूछा जाए कि ये जो है सिंथेटिक मीडियम हम इसको ग्रो नहीं कर सकते, और जिस ऑर्गेनिज्म में चला जाता है उस सेल के जो सेल होते हैं उसी को ये होस्ट बना के अपने काम के लिए यूज़ करता है। ओके, इन्फेक्ट कर देता है बेसिकली। ये किस किस को इन्फेक्ट कर सकता है? क्या ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, बैक्टीरिया को कर सकते हैं, और उसी थेरेपी को हम बैक्टीरियोफेज थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड, क्या ये फंजाई को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, सही बात है। और प्लांट्स को कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। याद रखिएगा, वायरस जो है हमारे जो कैंसर है, कैंसर को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, वायरस क्या खुद के वायरस को इन्फेक्ट कर सकते हैं? दैट इज़ ऑल्सो भी द पॉसिबिलिटी। याद रखिएगा, ये अभी एक न्यू डिस्कवरी है। एनीवे, अगर हम बात करें वायरस की, वायरस जो है, मान लीजिए अगर ये वायरस है, आपकी बॉडी जो है वायरस से ग्रसित हो गई है, जो आपकी आसपास की अदर सेल्स होती है ना, वो एक प्रोडक्ट रिलीज़ करती है दूसरी सेल को बताने के लिए कि मैसेंजर के तरीके से कि जो है वायरस आ चुका है, यू हैव टू बी एक्टिव। उसको क्या नाम देते हैं? तो उसको हम इंटरफेरोन के नाम से जानते हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं यूपीएससी के 2017 के क्वेश्चन जो पूछे गए थे। 2017 के क्वेश्चन जो पूछे गए थे, देखो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था जी का वायरस, क्योंकि उस वक्त जी का जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। पहली बात तो याद रखनी कहाँ पे पाया गया था, तो एक रिवर के आसपास का रीजन था जहाँ पे इसके देखने को मिला था। ये एक वायरल डिजीज़ है, ये याद रखिएगा। ये जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सबसे पहले देखने को मिला था। ये जो है सेम जिस तरीके से हमारा डेंगू फीवर मतलब फैलता है, उसी तरीके से ये फैलता है। ये पूछा गया था क्या ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू जो फैल सकते हैं? दैट इज़ पॉसिबिलिटी, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो सेम मॉस्किटो डेट कैन ट्रांसफर डेंगू आल्सो कॉज द जीका वायरस एडिस एजिप्टिस सेक्सुअल ट्रांसमिशन इज पॉसिबल। ओके, अगर हम देखें क्या लिपस्टिक के अंदर लेड पाया जाता है, ये पूछा गया था, तो यस बिल्कुल सही बात है, लिपस्टिक के अंदर जो है लेड, लेकिन लेड होना नहीं चाहिए। इवन जो सिंदूर होता है ना, वहाँ पे लेड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था। फिर बाद सिंदूर नहीं कहेंगे, बल्कि जो काजल वगैरह यूटिलाइज किया जाता है, वहाँ पे भी लेड का यूज़ होता है। सॉफ्ट ड्रिंक की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल का यूज़ किया जाता है, डेट ऑल्सो करेक्ट। एंड चाइनीज़ जो फास्ट फूड होते हैं वहाँ पे मोनोसोडियम ग्लूटामेट का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से हमें पूरा मन करता है कि बार बार हम चाइनीज़ को खाते रहें, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो फूड प्रिजर्वेशन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस केमिकल का। अगला है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, इसको जो है माइटोकॉन्ड्रियल टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। नंबर 3 पॉइंट ये आपको याद रखना है कि जो ये सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी है, इसको हम जो है 3 बेबी जो होता है ना, 3 पेरेंट बेबी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें होता क्या है? बेसिकली जो एक सेल होती है इन्फेक्टेड है, मतलब ये है कि कोई विमेन है वो इनफर्टाइल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब उसकी ये सेल है, बिल्कुल है, इसके पास न्यूक्लियस है। हम क्या करते हैं कि इस न्यूक्लियस को यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। और जो डोनर होती है, डोनर का इसके पास भी सेम ही एग है, ओके, इसका भी हम न्यूक्लियस को निकाल लेते हैं। दोनों के न्यूक्लियस को हमने निकाला। अगर हमने जो इन्फेक्टेड मदर है उसके न्यूक्लियस को निकाला तो इस तरीके से, जो इसका न्यूक्लियस को निकाला वो इस तरीके से, और इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, इसका न्यूक्लियस ख़राब है तो इसको तो हम हटा दें। इसका न्यूक्लियस इसकी ये पूरी सेल सही नहीं है और इसका न्यूक्लियस सही है। अभी हम इस न्यूक्लियस को इस वाले जो डोनर है उसमें डाल देंगे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस को चेंज अगर हमने कर दिया तो मतलब ये क्या है, हमने पेरेंट ही चेंज कर दिया, क्योंकि न्यूक्लियस में ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। तो इसका जो जो इनफर्टाइल वुमेन है उसका हम न्यूक्लियस उठा के जो आपकी डोनर है उसमें हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। एनीवे, हम इसको जो है डोली एक शिप बनाई गई थी कब? 1996 में, जिसकी मृत्यु 2003 में हो जाती है। तो उसको इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया था। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कि हम न्यूक्लियस किसका लेते हैं और जो सेल है वो किसका लेते हैं, ओके। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 2017। 10वें क्वेश्चन पे बात कर लें, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। सी देखो, जब हम वैक्सीन की बात करते हैं, मैं ये भी बता दें, देखो वैक्सीन की जब हम बात करते हैं आपको क्या याद रखना है? 2 तरीके की वैक्सीन होती है। एक होती है एक्टिवेटेड वैक्सीन,
और एक होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। जब हम एक्टिवेटेड वैक्सीन की बात करते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी पैथोजन है उसी को हम डालते हैं, लेकिन वीकेंड फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे हम मार के डालते हैं, मार देते हैं, और ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस। और एक्टिव जो वैक्सीन है वहाँ पे लगाई जाती है जहाँ पे इम्यून सिस्टम ज़्यादा डेवलप हो, लेकिन जो ये मरा हुआ जो वायरस है वो वहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है जहाँ पे जो इम्यूनिटी है वो कम होती है, ठीक है। एनीवे, लेट्स सी द क्वेश्चन देयर। वैक्सीन ऑफ दिस टाइप आर क्रिएटेड बाय इनएक्टिवेटिंग पैथोजन, टिपिकली हीट और केमिकल के थ्रू जो है हम जो पैथोजन है उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं, दैट इज़ करेक्ट। दे आर यूज्ड इन द प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट पोलियो एंड रेबीज, दैट इज़ करेक्ट। मतलब जो इनएक्टिवेटेड है उसी की हम बात करें। दे प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी व्हेन कंपेयर टू लाइव वैक्सीन, दैट इज़ incorrect because it give less immunity if you are talking about the live virus. So B option are correct. Inactivated vaccine are those they killed version of the germ that causes a disease. Vaccine of this type are created by inactivating pathogen, typically using heat or chemical. They destroy pathogen, replicate but keep intact that immune system can still recognize it. They usually don't have immunity that creates live virus. और लाइव वायरस के केस में हम देखें तो हेपेटाइटिस ए के लिए, पोलियो के लिए जो है हम इनएक्टिवेटेड का यूज़ करते हैं। पोलियो की जो वैक्सीन है वो किसके द्वारा डेवलप की गई थी, वो याद रखिएगा सेबिन एंड सोक के द्वारा। दो पर्सनैलिटी थी, एक के द्वारा आईपीवी को और दूसरे के द्वारा ओपीवी को डेवलप किया गया था। एनीवे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन एयरपोर्ट टू डिटेक्ट द एक्सप्लोजिव इन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर सकते हैं जब हम सिक्योरिटी चेकअप जो एयरपोर्ट पे करवाते हैं, तो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। डुअल एक्सरे, दैट इज़ करेक्ट। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन जो होता है, दैट इज़ करेक्ट। एंड न्यूट्रॉन बीम टेक्नोलॉजी, दैट ऑल्सो बी यूज्ड, वी कैन यूज देयर, राइट। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी सच एज द डुअल एक्सरेज, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, न्यूट्रॉन बीम टेक्नोलॉजी, वाइल द ट्रेडिशनल एक्सरे करंटली यूज इन द एयरपोर्ट, तो 2D इमेज वगैरह के बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एनीवे, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटोन मेल सर्विस अब इन यूज में थी, तो ये है क्या, एंड टू एंड इंस्क्रिप्टेड ईमेल सर्विसेज, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अरोटा। अरोटा देखो, जब हम अपने हार्ट की बात करते हैं तो इसका जो वेट होता है वो 200 से लेके 250 ग्राम तक होता है। ये जो है लेफ़्ट हैंड साइड पे ज़्यादा होता है, मतलब जो ब्रेन का जो हार्ट का ज़्यादा पोर्शन वो लेफ़्ट हैंड साइड पे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट जो आपके ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड द अरोटा। सी, जब हम अरोटा की बात करते हैं, ये जो है देखो, अगर ये हमारा इस तरीके से, अगर हमारा ये हार्ट है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ओरिकल होता है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये वेंट्रिकल होता है, ठीक है। आपकी जो अरोटा होती है वो इस साइड लगी हुई होती है अरोटा, ठीक है। ये काम क्या करती है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डिफरेंट कैपिलरीज के अंदर, आर्टरी के अंदर पहुंचाने का काम अरोटा करती है। अरोटा को हम जो है लार्जेस्ट आर्टरी भी कहा जा सकता है। और जो इम्प्योर जो ब्लड होता है वो इन्फीरियर वेना कावा से इस, मतलब ये आपका राइट ओरेकल में पहुंचाया जाता है, और राइट ओरिकल के अंदर ही आपका एक पोर्शन होता है, इसको हम एसए नोड, साइनो आर्टियल नोड के नाम से भी जानते हैं। ये जो है पेस मेकर कहलाता है। बेसिकली इसको जो है ब्रेन से सिग्नल नहीं दिया जाता, ये खुद से एक्टिवेट होता है, मतलब इसके पास ऐसी सेल होती है जो खुद से एक्टिवेट हो पाती है, ठीक है। और जो हम इंजेक्शन वगैरह देते हैं वो वेन्स के अंदर देते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। ओके, लेट्स सी द स्टेटमेंट देयर। The aorta is the main artery that carry oxygenated blood from the heart to the rest of the body. Yes, heart से जो rest of the body है उस पे ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो पहुँचाते हैं, तो अरोटा, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो द ह्यूमन बॉडीज लार्जेस्ट ब्लड वेसल, दैट इज़ करेक्ट। एरोटिक न्यूरोसोम इज अ वीकनिंग एंड बल्जिंग ऑफ द पोर्शन ऑफ द एरोटा, तो यस ये एक डिजीज़ है बेसिकली जो अरोटा में हो सकती है, ठीक है। अमेरिकन फुटबॉलर जो राइटर ग्रांट वेल है डाइड हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द कैस्ट्रोफिक टीयर इन द मेजर ब्लड वेसल लीडिंग आउट ऑफ हिज हार्ट, ठीक है। मतलब ये है कि जो ये नीचे वाली 3rd नंबर की जो बीमारी है एरोटा एन्यूरिज्म,
इसकी वजह से जो है फुटबॉलर की जान जा चुकी है, इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया। तो यही फ़ायदा होता है और टीम का या फिर करंट अफेयर का। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स तो आपको पहली बात तो याद रखना कि एक जो है जूनोटिक डिजीज़ है। लेट्स सी, ये बैक्टीरिया से कोज होती है। द बैक्टीरिया डेट कोज एंथ्रेक्स विल लिव इन द इन्वायरमेंट लाइक सोयल ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नहीं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये गलत है, यस ये सोयल में रह सकता है। सेकंड देखते हैं, एनिमल लाइक कैट, शिप एंड गोट को ये जो है अफेक्ट करते हैं, डेट इज करेक्ट। यूजुअली डज नॉट स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर, डेट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, और एंथ्रेक्स इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया एंथ्रासिस, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ना कि सोयल बैक्टीरिया। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया अफेक्ट एनिमल सच एज कैटल, शिप, गोट एंड मतलब ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, बट ये जो बीमारी ह्यूमन को बहुत कम होती है। पीपल कैन गेट एंथ्रेक्स फ्रॉम द कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल, वूल और हाइड्स, राइट। स्प्रेड कैसे होती है, तो इन्फेक्टेड पर्सन से जो स्पोर्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं क्लोनिंग और शू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन साइकोट्रिक सब्सटेंस के बारे में है। साइको एक्टिव ड्रग आर सब्सटेंस दैट कैन टेक इन अफेक्ट हाउ द ब्रेन वर्क एंड कोज चेंज इन कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस एंड इमोशन, दैट इज करेक्ट। मतलब ये है कि जो साइको एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो जो हमारी नेचुरल ब्रेन जो काम करते हैं उसमें इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, द सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी जो साइन की गई इंडिया के द्वारा, कंसर्न विद द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइको एक्टिव ड्रग, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। मतलब ये है कि जो एकमात्र कन्वेंशन है नारकोटिक ड्रग्स के ऊपर इंडिया के द्वारा साइन की गई, दैट इज करेक्ट। WHO डज नॉट रिकॉग्नाइज अल्कोहल एंड कैफीन एज द साइकोएक्टिव सब्सटेंस, इट इज इन बिकॉज इट डू इट, राइट। तो यू कैन सी साइकोएक्टिव ड्रग आर सब्सटेंस दैट व्हेन टेकन इन एडमिनिस्टर्ड इनटू वन सिस्टम, तो वो परसेप्शन, कॉन्शियसनेस एंड कोग्निशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मूड स्विंग कर देते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए कोई कैफीन ज़्यादा लेता है, फॉर एग्जांपल जो आपका कॉफ़ी वो ज़्यादा पीता है, टी बहुत ज़्यादा पीता है, इससे होता क्या है? देखो, जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड होती है ना, एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है? आपकी किडनी के ऊपर। तो वो जो हम साइको एक्टिव सब्सटेंस लेते हैं वो इन एड्रेनल ग्लैंड को जो है इम्पैक्ट करता है। मतलब ये जो है एड्रेनल ग्लैंड जो है ज़्यादा हार्मोन, एड्रेनलिन नाम का जो हार्मोन है वो ज़्यादा सीक्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसका काम क्या करते हैं, ये जो है हार्ट बीट को तेज़ कर देते हैं और ठीक है, और मतलब हमारे पूरे बॉडी को एक्टिव कर देते हैं। लेकिन थोड़ी टाइम के लिए सही मतलब ठीक ठाक रहता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा टाइम तक लॉन्गर ड्यूरेशन एंड मोर फ्रिक्वेंट तरीके से अगर हम इसको लेते हैं तो जो इम्पैक्ट होता है, मतलब ये एड्रेनलिन वो हमारे बॉडी के ऊपर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस डाल के लेकर आता है। आगे अगला क्वेश्चन है लाइव एटेन्यूएटेड वायरस के बारे में। ठीक है, इनएक्टिवेटेड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने किल किया था ऑर्गेनिज्म को जो कोज करता है डिजीज। लेकिन लाइव में जो है लाइव ही, लेकिन उसकी जो पावर है थोड़ी कम कर दी जाती है। लाइव वैक्सीन यूज वीकेंड फॉर्म ऑफ द जर्म दैट कोज द डिजीज, इट इज करेक्ट। दे आर यूज अगेंस्ट द रोटावायरस एंड स्मॉल पॉक्स, दैट कैन बी करेक्ट। दे आर जनरली गिवन टू पीपल विद वीक इम्यूनिटी, इसमें जो इम्यूनिटी होती है वो अच्छी होनी चाहिए, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लाइव वैक्सीन यूज अ वीकेंड फॉर्म ऑफ द जर्म दैट कोज द डिजीज बिकॉज दीज वैक्सीन आर सो सिमिलर टू द न्यूट्रल इन्फेक्शन, they prevent, they create a strong and the lasting immune response। बाकी आप इसके बारे में देख सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन डार्क एनर्जी के बारे में, उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने 2017 तक का कर चुके हैं। ओके, देखो यूपीएससी के द्वारा जो है 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के बारे में, जीएम मस्टर्ड के बारे में। ठीक है, जीएम मस्टर्ड के बारे में। सी जो जीएम मस्टर्ड होता है ना, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के बारे में बात की। ये जो है अगेंस्ट हर्बिसाइड होता है, मतलब वीड्स के तरीके से, मतलब वीड्स को ये रजिस्ट करता है। ये जो है सोयल बैक्टीरिया को ही यूज़ करके हमने बनाया, लेकिन सोयल बैक्टीरिया जो है उसका नाम बीटी वाले से अलग है। ओके, और ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिसर्चर के द्वारा अलॉन्ग विद द सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन के द्वारा इसको बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखना। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन जो है तो Cas9 के ऊपर पूछा गया था। Cas9 जो है एक डीएनए को काटने का तरीका है। डीएनए को जो है कट कर किससे किया जाता है? Cas9 प्रोटीन के साथ। उसी के साथ याद रखिएगा लाइगेज से जो है 2 डीएनए फ्रेगमेंट को चिपकाया जाता है। ठीक है, और अभी याद रखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में एक पॉपुलर को भी, पॉपुलर एक
प्लांट है ये क्या करेगा कि ग्रीन हाउस गैस जो है बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाता है, तो ये इसकी खासियत है। और ये बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो भी हो पाते हैं। और इसमें जो है किसका जो जीन यूज़ किया गया, एक तो आप याद रखिएगा ब्लू ग्रीन एल्गा का जीन यूज़ किया गया, और एक प्लांट है बेसिकली जैस्मिन का शायद, उसको भी यहाँ पे हमने डाला है, ठीक है। और ये अभी एक कंट्री है, आई फॉरगॉट, साउथ अमेरिका कंट्री है, वहाँ पे इसको लगाया गया, बोलीविया है परहैप्स। एनीवे, एक अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका प्रोसिपिस जूलिफेरा, जो भी न्यूज़ में था। इसका काम क्या है, देखो ये एक ना बायोडाइवर्सिटी को कम करने का तरीका, मतलब कह सकते हैं इन्वेजिव स्पीसीज है। जो इन्वेजिव स्पीसीज है वो नेटिव है मैक्सिको और साउथ अमेरिका से, और ये जो वाइटली इंट्रोड्यूस की गई थी क्योंकि ताकि जो फूड है, फ्यूल है, वो हम यहाँ से ले सकें। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन ड्रोट वाले एरिया में भी हो सकते हैं, सो दैट्स वाई। नेक्स्ट द स्प्रेड डिजीज़, मतलब जो कोई प्लांट के अंदर जो डिजीज़ है, प्लांट के अंदर जो डिजीज़ होती है वो कैसे कैसे स्प्रेड हो सकती है। तो याद देखिए, बर्ड से स्प्रेड हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है। और डस्ट से, जो डस्ट ब्लो होता है उससे स्प्रेड हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। रेन से, रेन ऑल्सो कैरी द डिजीज़, एंड विंड ब्लोइंग। तो ऑल दीज आर द एजेंट बाय विच द प्लांट डिजीज़ फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट इज गोइंग। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन थे वे आपके 2018 के थे। 2019 के क्वेश्चन अभी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। टर्टल्स के बारे में पूछा गया था टर्टल्स और टोटवाइज में क्या डिफरेंस थे, लेकिन ये मैं अगली क्लास में बताऊँगी, नोट नाउ। ओके, अगला है डायनोसोवन। डायनोसोवन जो है पूछा गया था किसकी स्पीसीज है, तो यह देखिए ह्यूमन स्पीसीज है। कहाँ पे पाई गई थी, साइबेरिया की गुफाओं में जो है इसका अवशेष पाया गया था। ओके, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था फंक्शन डीएनए कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग सेपरेट टू डीएनए। ठीक है, पहली बात तो डीएनए को हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं, डीएनए को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। सेल डिवीजन जो है लेबोरेटरी में पॉसिबल है, तो ये याद रखिएगा। और जो डीएनए है वो दो स्पीसीज का डीएनए उसको हम नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर ये ज्वाइन होता भी तो वो फंक्शनल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आगे है आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस की जब हम बात करते हैं तो डीएनए जो है आरएनए में कन्वर्ट होता है, आरएनए जो है प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, लेकिन आरएनए जो है डीएनए में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। लेकिन क्या होता है कि हमें कभी कभी ज़रूरत होती है कि जो पूरी प्रोसेस है वो आरएनए तक ही रुक जाए, प्रोटीन नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो उसमें हम mRNA मैसेंजर आरएनए का काम में इस्तेमाल लेते हैं, और यहाँ पे कुछ चीज़ों को जो है इंटरफेयर करवाते हैं ताकि ये प्रोटीन ना बना पाए। तो इसी को ही हमने आरएनए इंटरफेरेंस का नाम दिया गया। और ये जो है जीन साइलेंसिंग में हेल्प करता है। ये जो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए को यूज़ करते हैं यहाँ पे, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक पैथोजन से ये हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो है रीजन्स नहीं है। तो याद देखिए जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, ये एक जो है कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज़ है। बेसिकली ये जो है हमारी आदतों की वजह से होती है। एंटी माइक्रोबल जो रेजिस्टेंस होती है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, ये हमारी आदतों की वजह से, ये जेनेटिक डिस्पोजिशन अगर हम कहें तो नहीं होता है, या फिर किसी भी और बीमारी की वजह से मल्टी ड्रग होना, दैट इज़ वेरी लेस पॉसिबिलिटी एक्चुअली। होता क्यों है, रियल में अगर पूछा जाए मल्टी ड्रग में, तो हम वो मतलब जो ड्रग है या तो उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फिर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि हम उनको उन जीवाणु या उन चीज़ों को खाते हैं जो गलत तरीके से मल्टी ड्रग को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल और प्लांट को जो एडमिनिस्टर किया जाता है, तो वो जब हम खा लेते हैं तो उसकी वजह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हमारी बॉडी के अंदर हो पाता है। Cas9 के ऊपर दोबारा से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जो है डीएनए को काटने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद है HIV-B। HIV जो बी के मतलब ह्यूमनो इम्यून डेफिशिएंसी वायरस के बारे में। अफेक्ट लीवर एंड इंटेस्टाइन, डीएनए वायरस है। वैक्सीन जो है सिर्फ हेपेटाइटिस बी के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। उसके बाद है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र रिलेटेड, तो ये मैं बता चुकी हूँ। ये वाली जो टेक्नोलॉजी है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया 3 पेरेंट बेबी भी बोलते हैं, तो ये यू कैन सी राइट। अगला है 2021 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। ओके, अगला जो क्वेश्चन है डार्क एनर्जी से रिलेटेड है।
डार्क एनर्जी जो है 67% है, जिसकी वजह जो हमारा यूनिवर्स है वो फैल रहा है, लेकिन जो हमारा यूनिवर्स है वो अभी इसी कंडीशन में है, सही है, मतलब इंटैक्ट है, वो भी बिकॉज ऑफ डार्क मैटर जो 5% ही बनाता है। एनीवे, dark energy is the mysterious form of energy that make less than 1%. That is incorrect because it is the 67% approximately. While dark matter जो attract and hold galaxy together, dark energy repels for the expansion of universe. तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी आप इसके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। Let's see the next question. इन्कोवैक एक वैक्सीन है जो निसाल मतलब जो हम नाक में डालेंगे तो वो इफेक्टिव हो जाएगी। इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट इंट्रा नेसाल वैक्सीन फॉर कोविड-19। बिल्कुल सही बात है। इट कैन बी यूज्ड as a booster dose and not as a primary dose. That is incorrect because it can be used as a primary dose also. So second is incorrect. Like Covaxin to use as the inactivating SARS-CoV-19 virus. That is also incorrect because it does differently. Next is the नाइजीरिया फ्लोवरी रिसेंटली न्यूज। बेसिकली ये क्या है, एक अमीबा नाम की मतलब अमीबा की वजह से एक बीमारी हुई है, मतलब ये जो है दिमाग को खा जाने वाली, और साउथ कोरिया में ये जो पहला केस देखने को मिला। नाइजीरिया इज एन अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दैट इज करेक्ट। और इसमें जो ये बीमारी होती है किसकी वजह से होती है, तो अमीबा की वजह से होती है। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन द फ्रेश वाटर बॉडी सच एज द हॉट स्प्रिंग रिवर एंड लेक, दैट इज करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, इट इज नोन फॉर किलिंग द हार्मफुल टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, नो। फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे सही है। साउथ कोरिया रिपोर्ट किया है, वे फर्स्ट केस जो इन्फेक्शन है इसका नाइजीरिया फ्लावरी का, एक ब्रेन ईटिंग अमीबा है। नाइजीरिया ये नाइलेरिजिया एक अमीबा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ओनली वन ऑफ इट्स स्पीसीज कॉल्ड कैन इन्फेक्ट ह्यूमन, मतलब ये एक ही स्पीसीज अमीबा की जो इन्फेक्ट को ह्यूमन इफेक्ट कर सकते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया 1965, कॉमनली फाउंड इन द फ्रेश वाटर, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट्स पॉलीसेकेराइड एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन के बारे में आपको बताना कौन सा करेक्ट है। दे यूज पीपल विद द वीकेंड इम्यून सिस्टम, दैट इज राइट। दे यूज स्पेसिफिक species of the germ like protein sugar, that is also correct. These vaccine are used to protect them against HIV, जो हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है उसको मतलब बचाने में काम आता है, डेट इज करेक्ट। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सेम। नेक्स्ट द टॉक्सोइड वायरस, दे यूज द टॉक्सिन मेड बाय द जर्म दैट कॉजेज वायरस, दैट इज करेक्ट। टॉक्सोइड वैक्सीन आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डायप्थीरिया एंड टेटनस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। दे क्रिएट इम्यूनिटी टू द पार्ट ऑफ द जर्म दैट कॉज द डिजीज इन्फेक्टेड बाय द जर्म इटसेल्फ, ठीक है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाय दिस एंडिंग द सेशन।